वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आईपीओ के सीज़न में हमें एक और आईपीओ, बहुत ही शानदार आईपीओ आते हुए देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों आईपीओ की बात करें तो तत्वा चिंतन आईपीओ, यानी एक फार्मा का एक हमें शानदार आईपीओ आते हुए देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं एंड कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें आईपीओ के साथ जाना है या नहीं, अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है आईपीओ की डिटेल्स। तो आईपीओ की डिटेल से स्टार्ट करें तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1996। तो कंपनी जो नया 1996 पुरानी है। तत्वा चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड इज ए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट मैन्युफैक्चर स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट यानी एसडीए, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट पीटीसी एंड उसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट। दोस्तों कंपनी के बिजनेस की बात करें यानी कि कंपनी मैन्युफैक्चर क्या क्या करती है। तो सबसे पहले आप देखोगे एसडीए यानी कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट, उसके बाद फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट पीटीसी। दोस्तों मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये दोनों चीज़ें नहीं पता ये दोनों होती क्या है, बट जितनी मैंने रिसर्च करी है ये सब जो है वो कुछ जो फार्मा की जो दवाइयाँ होती है इन सब के कुछ कैटलिस्ट है, उन सब के एक सब्सटेंस है। यही मुझे मिला था गूगल पे, मैंने सर्च किया पर्सनली। तो उसके बाद फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट, यानी कि जो फार्मा में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं या केमिकल या एग्रोकेमिकल यानी कि पेस्टिसाइड्स, उसके साथ जो ये सब इंसेक्टिसाइड ये सब जो होते हैं इन सब का बिजनेस, मतलब कंपनी इन सब के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाती है। एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल एंड कुछ केमिकल जो स्पेशल केमिकल्स होते हैं उन सब का कंपनी का बिजनेस है। इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एसडीए फॉर जियोलाइट्स इन इंडिया, यानी कि जो जैसा भी आपने देखा भी था एसडीए जो कंपनी बनाती है उन सबकी लीडिंग मैन्युफैक्चर है, मतलब लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है इंडिया की। तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, फार्मा का बिजनेस है, यानी कि फार्मा आगे भी चलने वाला है, जो कि एक हमें अच्छी बात दिखाता है कंपनी की। उसके बाद आप यहाँ देखोगे और डिटेल्स भी है। द कंपनी सर्व्स कस्टमर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, यानी कि कंपनी जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में डील करती है। ऑटोमोटिव हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एग्रोकेमिकल हो गया, डाइज हो गए, पिगमेंट हो गए, पेंट्स हो गए, कोटिंग हो गई, फार्मास्यूटिकल, पर्सनल केयर एंड उसके साथ साथ बहुत सारे। तो कंपनी का जो बिज़नेस है यानी कंपनी जिन जिन सेक्टर में डील करती है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई एंड बहुत सारे नेसेसरी सेक्टर ही है। उसके बाद इट्स प्रोडक्ट आर नॉट ओनली सोल्ड इन इंडिया, यानी इनके प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और ऑल्सो एक्सपोर्ट टू 25 कंट्रीज़, यानी कि 25+ कंट्रीज़ में इनका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है ओवर द वर्ल्ड, सच एज द यूएसए, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड यूके एंड बहुत सारी अदर कंट्रीज भी। इन फाइनल ईयर 2020 टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटेड टू 76% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो आता है एक्सपोर्ट से, एंड वो 2020 में 76% जो इनका रेवेन्यू था वो आया था एक्सपोर्ट करने के बाद प्रोडक्ट्स का। तो यानी कि कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चले एंड कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद आप इनके कस्टमर्स जो जिन को ये डील करते हैं वो है मैक, बायर, एजी, ये सब जो ये बाहर के आईपॉड्स केमिकल। उसके बाद लॉरस लैब, आपने सुना भी होगा, लॉरस लैब खुद में कितनी शानदार कंपनी है। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, अपने आप में दोस्तों आपने इस कंपनी का भी मैं रिसेंटली में फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा, तब आप देखना ये कंपनी कितनी सुपर कंपनी है केमिकल में। उसके बाद अतुल लिमिटेड, देन उसके बाद ओत्सुका केमिकल, एसआरएफ लिमिटेड, इतनी बड़ी कंपनी, हॉक केमिकल कंपनी, फिल्मैक एरोमेटिक प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड डेविस लैब। और दोस्तों उसी के साथ साथ ये सब जो है ये कुछ कस्टमर्स है इस कंपनी है, और इस कंपनी के कस्टमर्स बहुत सारे हैं, जैसे इन्होंने लिख भी रखा है, एंड कस्टमर्स भी बड़े बड़े अपने आप में। नवीन फ्लोरिन आपने सुना होगा, लॉरस लैब, डेविस लैब, एसआरएफ लिमिटेड। तो इन सबको कंपनी का जो है वो रॉ प्रोडक्ट जाता है, यानी कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है एंड अच्छे कस्टमर्स भी है, एंड कस्टमर्स का बिजनेस भी आगे चलने वाला है, तो इनका भी चलेगा। तो यानी कि कंपनी का बिजनेस तो चलने वाला है। उसके बाद आते हैं कंपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, यानी कि कंपनी को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है मार्केट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्ट्रक्चरिंग एजेंट एसडीए एंड फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो इन सब में लीडिंग मैन्युफैक्चरर, ऑल्दो मैंने अभी आपको कहा भी था, मेरे को ये दोनों चीज़ सही में नहीं पता क्या होता है, लेकिन फार्मा के एक आप सब्सटेंस मान लीजिए। उसके बाद डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, यानी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई है। ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस विद कस्टमर्स बेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, यानी कंपनी का वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस।
strategically located manufacturing facility in Gujarat with close proximity to हजीरा पोर्ट यानी कंपनी का जो है अभी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो गुजरात की इस लोकेशन पे है जहाँ से वो आराम से एक्सपोर्ट कर पाए अपने प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे भी कंपनी ने अच्छी बात करी है कि उन्होंने अपना ज़्यादा इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी अपने प्रोडक्ट्स को कहीं दूसरी कंट्री में या कहीं और पे भेजने पे। एक्सपीरियंस प्रोमोटर एंड मैनेजर्स टीम यानी कि कंपनी के प्रोमोटर्स को एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है एंड मैनेजर्स जो है जो कंपनी को मैनेज करते हैं उन्हें भी अच्छा एक्सपीरियंस है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि कंपनी ने ईयर टू ईयर अच्छा अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है, तो ये भी एक और अच्छी बात है। दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ काफ़ी मुझे पसंद आई। कंपनी का प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, इनके जो क्लाइंट है वो काफ़ी अच्छे हैं एंड कंपनी को लीडिंग मैन्युफैक्चरर होने का भी बेनिफिट मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं कंपनी के प्रोमोटर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी के पास सिर्फ 3 प्रोमोटर्स हैं, अजय कुमार, मेन शुक्लाल पटेल, चिंतन नितिन कुमार शाह एंड उसके बाद शेन स्नेकार रसिकल सोमानी। तो दोस्तों ये तीनों है कंपनी के प्रोमोटर्स भी ज़्यादा नहीं है, यानी कि कंपनी के 3 प्रोमोटर्स हैं एंड तीनों मालिक है कंपनी के। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं कंपनी का बिजनेस कैसे चला है, जिस कंपनी ने कहा है कि हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर है 31 मार्च 19 का डेटा, यहाँ पर है 31 मार्च 20 एंड यहाँ पर है 31 मार्च 21। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी के एसेट्स में 1875 से 2489 एक अच्छे एसेट्स में बढ़त। उसके बाद एक और कंसिस्टेंस बढ़त 2489 से 3148। तो दोस्तों कंपनी के एसेट्स ईयर टू ईयर अच्छे बढ़े हैं। उसके बाद टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2068 से लेकर 2646 यहाँ पर भी अच्छी खासी कंपनी में जंप है रेवेन्यू में। उसके बाद 2646 से लेकर 3062। तो दोस्तों रेवेन्यू में भी मुझे ईयर टू ईयर अच्छी जंप देखने के लिए मिली। उसके बाद आते हैं मेन बात कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा। दोस्तों प्रॉफिट की बात करें, ऑल्दो ये सब फिगर्स मिलियन में याद रखना, आप देखोगे प्रॉफिट की बात करें 205 से लेके 377 एक अच्छा प्रॉफिट में जंप एंड उसके बाद 522। तो दोस्तों ईयर टू ईयर कंपनी ने एसेट भी अच्छे मेंटेन किया। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी अपसाइड एंड उसके बाद प्रॉफिट भी अपसाइड। तो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सही में काफ़ी अच्छी है। दैन उसके बाद आता है कंपनी ये IPO ला किस ले रही है। तो कंपनी ने वो डिटेल भी दी है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपेंशन ऑफ दहेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यानी कि कंपनी जो है अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोल रही है, तो उसके लिए कंपनी को फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए एंड उसके बाद फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टू अपग्रेड R&D फैसिलिटीज़ इन वडोदरा। तो दोस्तों कंपनी अपना जैसे जैसे R&D बढ़ा रही है या R&D फैसिलिटीज़ इनकी जो वडोदरा प्लांट है उसमें बढ़ाने के लिए भी कंपनी को फंडिंग चाहिए। तो इस सब के लिए कंपनी अपना IPO ला रही है। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है कि कंपनी आगे का सोच के चल गई। कंपनी में डेप्ट नहीं है, कंपनी अपना डेप्ट उतारने के लिए IPO नहीं ला रही है, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एंड अपनी R&D फैसिलिटी बढ़ाने के लिए IPO ला रही है, यानी कि आगे बढ़ने की ही सोच रही है। और उसके साथ साथ टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये तो भाई सब में होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि कुछ खास इसे आप छोड़ सकते हैं, ये कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, ये सब IPO में मिलेगा। उसके बाद आते हैं IPO की डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको मिलेगी IPO की डिटेल्स। 16 तारीख को IPO ओपन होगा एंड 20 तारीख को बंद होगा। ये 5 दिन का IPO नहीं है, और जो 17-18 को सैटरडे संडे आ जाएगा, यानी मार्केट बंद रहेगी, तो इसलिए ये 5 दिन का IPO है। उसके बाद फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू एक अच्छी बात है। IPO प्राइस की बात करें तो 1073 से 1083, यानी कि IPO का रेंज बाउंड ये रहने वाला। ऑल्दो सभी 1083 पे इन्वेस्ट मतलब अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करता हूँ। उसके बाद मार्केट लॉट की बात करें तो 13 शेयर्स का आपको लॉट मिलेगा, एक लॉट 13 शेयर्स का है। उसके बाद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जैसे हमेशा एक लॉट होती है, आपको 13 शेयर्स का मिनिमम लॉट आपको अप्लाई करना है। दोस्तों इशू साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 500 करोड़ का टोटल इशू साइज़ है। उसमें जो कंपनी फ्रेश इशू कर रही है वो कर रही है 225 करोड़, यानी कि हाफ से थोड़ा सा कम। ये तो हो गया फ्रेश इशू। उसके साथ ऑफर फॉर सेल, यानी कि कंपनी के प्रोमोटर जो अपना सेल बेच रहे हैं, जो अपना स्टेक बेच रहे हैं, वो है 275 का, यानी कि 50-50 मान लीजिए। ऐसा हो रहा है कि कंपनी का टोटल IPO का जो साइज़ है वो है 500 करोड़, ऑफर फॉर सेल 275 एंड जो फ्रेश इशू है वो है 225, यानी कि ये होगा जनता का इशू।
तो दोस्तों ये सब तो थी आईपीओ की डिटेल्स। अब आते हैं कि जैसे आप आगे भी देख सकते हैं, कुछ लोगों को रिफ़ंड का भी मतलब बता देता हूँ। रिफ़ंड जो है वो आपको 27 जुलाई तक आ जाएगा। अलॉटमेंट डेट जो है वो 26 जुलाई है। एंड लिस्टिंग की बात करें तो 29 जुलाई को लिस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों ये सब तो थी आईपीओ की डिटेल्स। उसके बाद आते हैं आईपीओ के साइज़ के ऊपर कि आईपीओ का साइज़ क्या रहने वाला है। तो जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि एक लॉट का साइज़ 14079 और आप ज़्यादा से ज़्यादा 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो बैठेंगे 2 लाख रुपए के आसपास के। दोस्तों ये सब तो थी आईपीओ की डिटेल्स। और उसके साथ एक और बात बता देता हूँ आपको। दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, जो अभी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 100% है, अच्छी बात है। लेकिन अब जो जैसे आईपीओ लाएंगे, कुछ शेयर्स इनके मार्केट में आ जाएंगे, तो अभी जो प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो बचेगी 80%। यानी कि अभी भी 75 से ऊपर एक अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी ने रखी है अपने पास, अच्छी बात है। दोस्तों अब आते हैं कि क्या आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो दोस्तों मुझे आईपीओ काफ़ी पसंद आया। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी के क्लाइंट भी अच्छे हैं, एंड कंपनी बाहर की कंट्रीज़ में भी अपना सामान एक्सपोर्ट करती है। उसी के साथ साथ कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी पसंद आई। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आप जाना चाहते हैं तो आप आईपीओ के साथ आराम से जा सकते हैं। और दिन की जीएमपी की बात करें तो जीएमपी भी काफ़ी शानदार है। 50% का करंट में हमें जीएमपी चलते हुए देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आगे चेंज भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन कंपनी के मुझे फाइनेंशियल्स पसंद आए, कंपनी का मुझे ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव जो है वो भी पसंद आया कि कंपनी आगे बढ़ने की सोचे। तो दोस्तों आईपीओ में अप्लाई ज़रूर करें। एंड चाहे तो लिस्टिंग गेन के लिए भी जा सकते हैं, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी आराम से कंपनी के साथ जा सकते हैं। एंड मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहूँगा। अगर इस कंपनी में जाऊँगा तो फार्मा की कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड आगे आगे चलने वाली मतलब आगे जो फ्यूचर है उसमें भी फार्मा की डिमांड रहने वाली है। एंड ऊपर से केमिकल का भी साथ में बिजनेस, तो ये तो सोने पर सुहागे वाली बात मुझे लगी। तो दोस्तों मेरी इस आईपीओ के लिए यही राय थी कि आप चाहे तो लिस्टिंग गेन के लिए भी जा सकते हैं। अगर लिस्टिंग मतलब नेगेटिव में भी होती है, नहीं होता, कुछ मार्केट में कभी हो जाता है। जैसे आईपीओ का जब आपको अलॉटमेंट होता है उसके बाद से लिस्टिंग, या जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं उसके बाद से लिस्टिंग के बीच में कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो आप फंसोगे नहीं कंपनी में, अच्छी बात ये है। तो दोस्तों मुझे कंपनी पसंद आई, कंपनी का बिजनेस भी पसंद आया। आप लिस्टिंग गेन के लिए जाइए, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए आए, दोनों ही सीन में कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों मेरी इस आईपीओ को लेके यही राय थी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए कंटेंट के साथ।